कल के क्लास में हम बतलाए थे शायद इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, विद्युत विच्छेदन विधि। जरा देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। आज गौर कीजिएगा, तीसरा विधि और अंतिम विधि होगा वो होगा वेट प्रोसेस। आज जो तीसरा और अंतिम विधि होगा वह होगा आर्द्र विधि। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कल हो चुका था, आज होगा आपका अंतिम आर्द्र विधि। चलिए, वेट प्रोसेस जिसको आप कहते हैं आर्द्र विधि, हेडिंग डालिए जरा सा। आज होगा वेट प्रोसेस। अब गौर कीजिएगा, यहाँ एक चीज और भी बतला दें हम आपको। इस विधि द्वारा वैसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है जिसका विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान बहुत नीचे। मेरा कहने का मतलब हुआ ये है, सपोज मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो इस श्रेणी में जिसका स्थान नीचे रहता है, नीचे मतलब जो बहुत कम रिएक्टिव है, ये श्रेणी क्या बतलाता है? जो हाई रिएक्टिव है उसका स्थान ऊपर होगा, जिसका स्थान नीचे, जैसे Ag है कम रिएक्टिव है, नीचे स्थान है। Au है कम रिएक्टिव है, नीचे है। और जो ऊपर है आपका, वो आपका ऊपर रहेगा, कहीं दिक्कत नहीं है। सपोज मान लीजिए जिंक है, ऊपर है, यानी कि जिसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे है उसका निष्कर्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। और हमको लगता है कि ये रिएक्शन आप भली भांति जानते हो, कि आप पढ़े होंगे, याद होगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में अत्यंत धनात्मक धातु डाल दिया जाता है। ये रिएक्शन हम 9th-10th में भी आप पढ़े होंगे। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को हम डाल दिए, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को अपने जगह से विस्थापित कर दिया। क्यों विस्थापित कर दिया? क्योंकि कॉपर का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है, जिसके कारण जिंक क्या किया? कॉपर को अपने स्थान से हटा दिया। तो यहाँ आपका बन गया ZnSO4 और प्लस Cu, कॉपर आपका निकल गया। तो कहने का मतलब हुआ, इस तरह से आपका अत्यंत धनात्मक धातु, यानी कि जो जिसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में, सपोज मान लीजिए AgSO4 प्लस आपने क्या किया कि कॉपर से एडिट किया। Ag का स्थान सबसे नीचे है, इसीलिए कॉपर क्या करेगा? Ag को अपने स्थान से हटा दिया, बन जाएगा कॉपर सल्फेट प्लस Ag। तो जरा लिखो, इस विधि द्वारा वैसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है। इस विधि द्वारा वैसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है। इस विधि द्वारा वैसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है जिसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में, जिसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे रहता है। जिसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे रहता है। जिसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे रहता है। लिख लिया? विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे रहता है। इस विधि में
धातु के जलीय लवण में, इस विधि में धातु के जलीय लवण में, इस विधि में धातु के जलीय लवण में अत्यधिक धनात्मक धातु डाल दिया जाता है। अत्यधिक धनात्मक धातु डाल दिया जाता है। अत्यधिक धनात्मक धातु डाल दिया जाता है, जिससे कम क्रियाशील धातु विस्थापित हो 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 जाता है। चलिए कम करना, एग्जाम्पल दे दो जरा सा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसका स्थान नीचे रहेगा उसका निष्कर्षण इस विधि द्वारा किया जाए। इसी को हम कहते हैं वेट प्रोसेस में आद्र विधि। बना लो बगल में भी विद्युत रासायनिक से जो रिएक्टिव होगा वो ऊपर होगा, मोर रिएक्टिव। या तो आप ऐसे करके यहाँ आप लिख सकते हैं एक लाइन, ताकि आपको आइडिया के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे कर दो, ऐसे करके ऐसे तीर लगा दो, मोर रिएक्टिव में यहाँ लिख दो इसे, मोर रिएक्टिव में, जो बहुत अधिक क्रियाशील है तो ऊपर रहेगा, और इसी में ऐसे नीचे डाउन करके कर, लेस रिएक्टिव में, लेस रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील धातु और कम क्रियाशील धातु। और दूसरा है अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील। ऐसे करके बना लो तीर एरो। तीर एरो का मतलब हुआ कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल ऊपर होगा, कम क्रियाशील नीचे। दिखला दीजिए। कॉलेज में जाऊँ पूरा कितना देर लिखता है, और हाजिरी जब तक बनता है तब तक लिखता है, उसके बाद सिटी दे देता है। बना लो जरा शब्द लिख ली। अब तुम देखो कि अब
धातु का निष्कर्षण के बाद एक अंतिम प्रक्रिया होगा प्यूरिफिकेशन। उल्टा हो जाएगा, 3 चरण में होता था ना, उल्टा पीछे पीछे उल्टा। धातु का निष्कर्षण मुख्यतः 3 चरण में होता था। पहला लिखा है थे, याद होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्क का सांद्रण। दूसरा लिखा है थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु का निष्कर्षण। अब उपयुक्त विधि द्वारा प्राप्त धातु अशुद्ध होते हैं। अब हम इसको शुद्धिकरण प्रोसेस में ले जाएंगे, जिससे मेरा 99%, हाँ यहाँ देखो लिखा है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ये सेकंड वाला एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये भी हो गया। अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 3 में। यानी कहने का मतलब ये जितना प्रक्रिया हम बतलाए, ये टोटल प्रक्रिया था धातु का निष्कर्षण का, जितना भी प्रोसेस था वो मैंने आपको ये डिटेल बतला दिया। अब जो उपयुक्त विधि द्वारा जो धातु प्राप्त हो रहा है वो आपका अशुद्ध है। अब हम इसको निम्नलिखित विधि द्वारा शुद्ध करेंगे, जिससे 99% धातु हमको प्योर फॉर्म में मिल जाए। तो चलिए हेडिंग डालिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। अब जो है उपयुक्त विधि द्वारा अब हम करेंगे तीसरा प्रोसेस। अंतिम प्रक्रिया में अब हम हैं, निष्कर्षण का अंतिम प्रोसेस। जब आपने धातु प्राप्त कर लिया, अब मेरा काम होगा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, धातु का शुद्धिकरण। अब हम धातु को शुद्ध करेंगे और इस प्रकार से धातु हमको 100% प्योर फॉर्म में मिल जाए। चलो डालो, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तीसरा प्रक्रिया और अंतिम। अब हम अंतिम चरण में जा रहे हैं, धातु का शुद्धिकरण। तीसरा प्रक्रिया और अंतिम प्रक्रिया, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल मीन्स धातु का शुद्धिकरण। ठीक है, अब हम चलेंगे धातु का शुद्धिकरण। ये प्रक्रिया करने के बाद मेरा जो मेटल प्राप्त होगा वह 100% शुद्ध होगा। तो कहने का मतलब उसमें जरा एक लाइन लिखिए, धातु का शुद्धिकरण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। धातु का शुद्धिकरण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। धातु का शुद्धिकरण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। धातु का शुद्धिकरण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। धातु का शुद्धिकरण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। कौन कौन सा विधि है भाई? चलिए नंबर 1 चलते हैं, डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड, श्रवण विधि। डिस्टिलेशन मेथड, चलिए पहला डालिए डिस्टिलेशन मेथड। सिर्फ तबियत ठीक नहीं क्या?
डिस्टिलेशन मेथड मीन्स श्रवण विधि। अब याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखेगा, हम पहला धातु का शुद्धिकरण कर रहे हैं किस विधि द्वारा? डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा। और हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, इस विधि द्वारा वैसे धातु का शुद्धिकरण किया जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट का मान, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या? क्वथनांक, जिसका बॉइलिंग पॉइंट का मान कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हुआ वैसे धातु का शुद्धिकरण किया जाता है जिसका क्वथनांक का मान, लो होता है। लो मतलब समझ रहा है लड़का? लो निम्न होता है। अरे इस प्रक्रिया में कोई भारी प्रक्रिया नहीं। जैसे सपोज मान लो Hg को हमको शुद्ध, जिंक को शुद्ध करना। मान लीजिए कि जिंक अभी इम्प्योर है, इसमें कुछ अशुद्धियां, अशुद्ध है, कुछ नहीं करना है, इसको गर्म कर दो, हीट करो। हीट किया, हीट करेगा तो ये बॉयल हो जाएगा। बॉयल मतलब वाष्प अवस्था में चला जाएगा, वेपर स्टेट में आ जाएगा। वेपर स्टेट का मतलब हुआ कि ये आपका वाष्प अवस्था में आएगा और जो इसमें उड़नशील अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाएगा। अब फिर इसको ठंडा और संघनित कर लो, ठंडा और संघनित कर लो। ये आपका जो है जिंक जो मिलेगा वह आपको किस रूप में मिल जाएगा? प्योर 99.9%। ठीक है। अब उसी तरह से Hg है, Hg मतलब क्या? मरकरी, हाँ पारा, सही बतलाया, मरकरी है। इसको आप हीट कर दीजिए, हीट करेगा तो ये चला जाएगा, Hg किस अवस्था में चला जाएगा? वेपर स्टेट में। जो उड़नशील अशुद्धियां दूर हो जाएगा, ठंडा कर दो, संघनित कर दो, Hg आपका मिल जाएगा। बहुत आपका जो है ये जरा लिखिए इसमें, इस विधि में वैसे धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। इस विधि द्वारा वैसे धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। इस विधि द्वारा वैसे धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। इस विधि द्वारा वैसे धातु का शुद्धिकरण किया जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट का मान या क्वथनांक, हिंदी में लिखना है तो क्वथनांक लिखिए, जिसका क्वथनांक का मान निम्न होता है या कम होता है, जिसका क्वथनांक का मान कम होता है, जिसका क्वथनांक का मान कम होता है, जिसका क्वथनांक का मान कम होता है। इस विधि में अशुद्ध धातु को गर्म करके, इस विधि में अशुद्ध धातु को गर्म करके, इस विधि में अशुद्ध धातु को गर्म करके वाष्प अवस्था में लाया जाता है। इस विधि में अशुद्ध धातु को गर्म करके वाष्प अवस्था में लाया जाता है। लिख लिया? इस विधि में अशुद्ध धातु को गर्म करके वाष्प अवस्था में लाया जाता है, जिससे इनमें मौजूद उड़नशील अशुद्धियां, जिससे इनमें मौजूद उड़नशील अशुद्धियां, जिससे इनमें मौजूद उड़नशील अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, जिससे इनमें मौजूद उड़नशील अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। लिख ली? पुनः इसे ठंडा तथा संघनित करके, पुनः इसे ठंडा तथा संघनित करके
पुनः इसे ठंडा तथा संघनित करके शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। ठंडा तथा संघनित करके शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। बना ली? चलो एग्जाम्पल दे दो तो जरा सा, जो बोर्ड पर है उसका एग्जाम्पल दे दीजिए थोड़ा। हो गया? चलिए दूसरा विधि, ये तो था डिस्टिल। याद रखेगी, तुम सिर्फ ये याद रखेगी, इस विधि का उपयोग वैसे धातु का शुद्धिकरण के लिए किया जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। याद रहेगा नहीं? चल आगे बढ़ते हैं। लिक्वेशन प्रोसेस, द्रवण विधि। चलिए दूसरा डालिए, लिक्वेशन प्रोसेस। नंबर बी,
एक्टिवेशन प्रोसेस, इसको हम कहते हैं द्रवण। और याद रखना वहाँ था बॉइलिंग पॉइंट, जिसका कम था उसके लिए डिस्टिलेशन था, लेकिन जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, मेल्टिंग पॉइंट मतलब समझा, द्रवनांक, वहाँ था बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ है मेल्टिंग पॉइंट, जो कम ही ताप पर पिघलने लगता है, उसका शुद्धिकरण इस विधि द्वारा किया जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करते हैं, कभी तेल, ये सरसों का तेल गया है मिल पर पिलर, वो जब कर लेता है तो तेल धारेगा तो ससर जाएगा, गदरी नीचे बैठ जाता है। सेम वही है, इस प्रक्रिया में करेंगे क्या, इसको हम ढलान पर, जो भी है इम्प्योर मेटल को हम ढलान पर रखें, ढलान मतलब ढालनुमा जगह पर इस तरह से रखें। क्या इसको आप ऐसे बनाइए, यह है ना, ढलान पर हम इम्प्योर मेटल रख दिए। इम्प्योर मेटल मतलब वो अशुद्ध धातु, इम्प्योर मेटल ढलान पर रख दिए। अशुद्ध धातु जिसको कहते हैं आप, इम्प्योर मेटल हम ढलान पर रख दिए, और इसको हम गर्म कर रहे हैं, जो भी है हीट कर रहे हैं। हीट मतलब समझ रहा है ना, गर्म कर रहे हैं। जैसे गर्म होगा ये ऐसे ढालनुमा बना, ठीक है, तो रे जैसे गर्म करेंगे तो तुरंत पिघलने लगेगा, पिघलेगा तो ये ढाल पर क्या होगा, ससर जाएगा, लिक्विड जो है ये ससर जाएगा, और ये इस तरह से आपका ढालनुमा पर, ये आपका यहाँ पर प्योर मेटल, आप जो जैसे टीन हुआ, ये आपका यहाँ पर प्योर मेटल, यहाँ आपका प्योर मेटल, और अशुद्धियाँ इसी ढलकाव पर क्या है ना, ज़्यादा ढालनुमा देखिए, इसी ढलकाव पर जो है ना ये जमा हो जाता है, जो गंदगी है ना इसी पर चिपक जाता है, इसी पर चिपक जाता है, और जो है ना जो भी धातु है वो पिघली अवस्था में नीचे जमा, ये आपका इम्प्यूरिटीज है, और वो आपका जरा से लिखिए, इस विधि द्वारा वैसे धातु का, इस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा वैसे धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, इस विधि द्वारा वैसे धातु का शुद्धिकरण किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट का मान निम्न होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट का मान, द्रवनांक का मान, इस विधि द्वारा वैसे धातु का शुद्धिकरण किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट का मान निम्न होता है। देख लिया, इस विधि में अशुद्ध धातु को, इस विधि में अशुद्ध धातु को ढलकाव पर रखकर ऐसे लिखेगा, ढालनुमा, ढलकाव, ढलान जिसको कहते हैं, ढलकाव या ढलान भी लिख सकते हैं, ढलकाव या ढलान पर रखकर गर्म किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध धातु को ढलकाव या ढलान पर रखकर गर्म किया जाता है। ढालनुमा रे, सीढ़ी जैसे नहीं होता है 45 डिग्री का एंगल, ढालनुमा पर रखकर गर्म किया जाता है, जिससे धातु पिघली अवस्था में नीचे जमा हो जाती है, जिससे धातु पिघली अवस्था में नीचे जमा हो जाती है, जिससे धातु पिघली अवस्था में नीचे जमा हो जाती है तथा अशुद्धियां ढलान पर
जमा हो जाती हैं तथा अशुद्धियां ढलान पर जमा हो जाती हैं, तथा अशुद्धियां ढलान पर जमा हो जाती हैं। चलो लिख ली। चल डायग्राम छोटा सा बना लो तो थोड़ा सा। ये इम्प्योर मेटल है, पेड़ जैसा नहीं बना देना। यहाँ हीट दे रहे हैं, हीट मतलब समझ रहा है ना, ये गर्म कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ लिख दिए हैं हीट। इसका मतलब उष्मा दे रहे हैं, उष्मा दीजिएगा तो ये पिघलेगा। ये गर्म कर रहे हैं, इम्प्योर धातु है, ढलान पर गर्म कर रहे हैं तो जैसे होगा कि ये थोड़ा पिघल जाएगा, पिघल के नीचे से सर जाएगा, और जो गंदगी है वो ढलान पर ही जमा हो जाएगी। ये प्रक्रिया कहलाया लिक्वेशन प्रोसेस। चलो बना लो डायग्राम थोड़ा सा बना। तो ये प्रक्रिया था लिक्वेशन प्रोसेस।